नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी के इस सेशन में। पिछली वीडियो में हम लोगों ने आनुवांशिकता और वातावरण से संबंधित सभी तथ्य भली प्रकार से पढ़ लिए थे। पिछले वीडियो के लास्ट में मैंने ये कहा था कि अगली बार कुछ विशेष मुद्दे हैं विकास से संबंधित, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग विकास के कुछ मुद्दे जो कि पूछे जाते हैं टेट परीक्षाओं में, तो उनके बारे में हम आज विस्तृत रूप से थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। अगले वीडियो में हम क्वेश्चंस परफॉर्म करेंगे हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट के। तो स्टार्ट करते हैं। तो विकास में कुछ मुद्दे, विकास के मुद्दे का कहने का मतलब ये है कि कोई भी एक तथ्य से संबंधित दो चीज़ें ले ली गई, फिर उनके बारे में भिन्न भिन्न मनोवैज्ञानिकों का अपना अपना मानना है। तो किसी एक पक्ष के बारे में कुछ एक मनोवैज्ञानिक का मानना है और किसी दूसरे पक्ष के बारे में कुछ अलग दूसरे मनोवैज्ञानिकों का मानना है, और यह मतैक्य हो न पाने के कारण दोनों में परस्पर मतभेद चलता रहता है। परंतु लास्ट में जो सर्वमान्य चीज़ें होती हैं वह मानी जाती हैं भारतीय बाल विकास में। तो आज हम जो चर्चा करेंगे वो पहला मुद्दा है प्रकृति बनाम पोषण। जो पहला मुद्दा हमारा निकल करके आता है, मुद्दा मतलब बनाम लगा हुआ है, मतलब दो चीजों में विभेद। इसको बोलते हैं नेचर वर्सेस नर्चर। नेचर वर्सेस नर्चर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिए। कई बार ये पूछा गया है, तो बहुत कायदे से आप ध्यान रखेंगे। प्रश्न इसमें से घुमा करके पूछता है। प्रकृति बनाम पोषण, इनके कहने का क्या मतलब है? यहाँ पर जो प्रकृति का अर्थ लिया जाता है, आप सभी लोग समझ रहे होंगे कि जो प्रकृति है, प्रकृति को हम वातावरण से रिलेट करते हैं, और इसलिए यहाँ पर प्रकृति का जो मतलब होगा वह वातावरण से लिया जाना चाहिए। लेकिन यह आपका सोचना 100% गलत है। यहाँ पर प्रकृति, मानव प्रकृति की बात कही जा रही है, हेरिडिटरी नेचर की बात कही जा रही है। मानवीय प्रकृति की बात, और मानवीय प्रकृति से इसकी संकल्पना लेने के कारण इस नेचर को पूरी तरह से हेरिडिटी से जोड़ करके देखा जाता है। और पोषण, जैसा कि आप जानते हैं, जन्म के बाद वंशानुक्रम से हट करके जो कुछ भी हमें पोषण मिलता है, सामाजिक आर्थिक पोषण मतलब हमारे संज्ञानात्मक और भावात्मक संवेगात्मक सभी प्रकार से क्षेत्रों में जो हमें पोषण मिलता है, वह ये पोषण वातावरण से लिया जाता है। इसकी संकल्पना वातावरण से लिया जाता है। क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है आपके में कि प्रकृति बनाम पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है? तो इसका क्या मतलब होगा? मोस्टली लोग ये सोचते हैं प्रकृति लिखा हुआ है, इसका मतलब होगा एनवायरनमेंट से। इसकी संकल्पना एनवायरनमेंट यानी वातावरण से ली गई होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पर चारों ऑप्शन देगा, वहाँ पर वंशानुक्रम देगा, वातावरण देगा, ठीक है, और भी दो ऑप्शन दे देगा। आपको यदि पूछा जाए कि प्रकृति बनाम पोषण विवाद में प्रकृति की संकल्पना, प्रकृति का अभिप्राय किससे है, तो आप सीधा वंशानुक्रम यानी हेरिडिटी आंसर टिक करेंगे। तो नेचर वर्सेस नर्चर ये लिया जाता है, नेचर वंशानुक्रम से और नर्चर यानी पोषण, वातावरणीय पोषण से इसका अभिप्राय लिया जाता है। तो प्रकृति बनाम पोषण में विवाद क्या है? विकास की बात जब आती है तो चाइल्ड डेवलपमेंट में ये चीज़ बोला जाता है कि जो वंशानुक्रम है वो किस हद तक अफेक्ट करता है हमारे विकास को, डेवलपमेंट, और जो वातावरण यानी पोषण है वो किस सीमा तक प्रभावित करता है हमारे विकास को। तो कुछ एक मनोवैज्ञानिकों ने कहा कि जो हमारा विकास होता है उसका अधिकांश भाग प्रकृति यानी वंशानुक्रम से प्रभावित होता है। अधिकांश भाग की बात यहाँ पे कह दी, मतलब वातावरण का कोई भी महत्वपूर्ण रोल हमारे विकास में नहीं होता है, ऐसा कुछ मनोवैज्ञानिकों ने कहा। और कुछ एक मनोवैज्ञानिक ने इनका विरोध किया और कहा नहीं, विकास का अधिकांश भाग पोषण के द्वारा यानी वातावरणीय घटकों के द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो इस प्रकार से
इससे संबंधित मनोवैज्ञानिक और इससे संबंधित मनोवैज्ञानिक, इनके दोनों में मतभेद हो गया। लेकिन वंशानुक्रम और वातावरण, इसका चैप्टर फ्रेश हम लोगों ने पहले पढ़ा है, उसके सभी तथ्यों की जानकारी हमने ली है, और विकास पर पड़ने वाले प्रभावों, चाहे वो वंशानुक्रम से हो और चाहे वह वातावरण से हो, दोनों को हम भली प्रकार से डिस्कस कर चुके हैं। और उससे हमने यह निष्कर्ष निकाला कि विकास में, मानव विकास में वंशानुक्रम और वातावरण, इन दोनों का बराबर मात्रा में सहयोग आवश्यक है। बराबर मात्रा में हमारा विकास प्रभावित होता है वंशानुक्रम से और वातावरण से। किसी भी एक घटक का न होना यदि पाया जाएगा तो हमारा विकास अवरुद्ध हो जाता है। वंशानुक्रम से रिलेटेड कुछ मनोवैज्ञानिकों के कथन वो हमने पढ़े थे, और वातावरण से रिलेटेड मनोवैज्ञानिकों के कथन वो भी हमने पढ़े थे। परंतु जब दोनों की विस्तृत रूप से चर्चा कर ली गई तो उसके बाद में वातावरण और वंशानुक्रम से संबंधित तथ्य कहने वाले मनोवैज्ञानिकों के कथनों का हमने विचार किया था, जिसमें क्रो ने कहा कि ना तो वंशानुक्रम से ही पूरी तरह विकास घटित होगा और ना ही वातावरण से पूरी तरह विकास घटित होगा, जबकि वंशानुक्रम और वातावरण दोनों के एकीकरण से विकास घटित होगा। तो भारतीय मानव विकास की संकल्पना में प्रकृति बनाम पोषण विभाग तो हुआ अलग अलग मनोवैज्ञानिकों से, लेकिन बाद में यह चीज स्पष्ट करी गई कि किसी भी एक घटक को छोड़ दें तो विकास संभव नहीं है। वुडवर्थ ने भी कहा था कि जो हमारा विकास होता है वह वातावरण और वंशानुक्रम का गुणात्मक रूप है। विकास दोनों से बराबर मात्रा में गुणात्मक रूप से प्रभावित होता है। ठीक है, तो प्रकृति बनाम पोषण यही है, जहां पे प्रकृति का अर्थ वंशानुक्रम से और पोषण का अर्थ वातावरण से। तो जो दूसरा मुद्दा हमारा निकल करके आता है विकास का, वह है सततता बनाम असततता, मतलब कॉन्टिन्यूटी वर्सेस डिसकॉन्टिन्यूटी। सततता बनाम असततता का क्या मतलब होता है? देखिए, कॉन्टिन्यूटी वर्सेस डिसकॉन्टिन्यूटी, इस विकास के मुद्दे में हमें यह चीज बताई गई है कि जो विकास की अवस्थाएं हैं उनमें से जो कॉन्टिन्यू वाले मानते हैं, कॉन्टिन्यूटी वाले यह मानते हैं कि विकास जो होता है वह क्रमबद्ध तरीके से होता है। जैसा कि विकास की अवस्थाओं में मैंने बता दिया था कि कोई भी व्यक्ति शैशवावस्था से अचानक से बाल्यावस्था में ट्रांसफर हो जाए, ऐसा नहीं होता है। जबकि ट्रांजिशन पीरियड जो होता है उसमें से दोनों ही अवस्थाओं के लक्षण हमें देखने को मिलते हैं। यानी अगर शैशवावस्था से पूर्व बाल्यावस्था में आने की बात करी गई तो उसमें से जो 1.5 साल से 2.5 साल के बीच का पीरियड होता है उसमें से पूर्व बाल्यावस्था और शैशवावस्था, इन दोनों के लक्षण थोड़े थोड़े दिखते हैं हमको। मतलब इसका कि विकास अचानक से नहीं होता है, मतलब विकास की प्रत्येक अवस्था में जो परिवर्तन होता है वह अचानक से नहीं होता है। यद्यपि कि विकास की प्रत्येक अवस्था में अपने कुछ विशेष लक्षण हमें दिखते हैं। जैसे शैशवावस्था में अनुकरण करने की प्रवृत्ति का, देखते रहने की प्रवृत्ति का यह विशेष लक्षण है। पूर्व बाल्यावस्था में टॉयज, खिलौनों से खेलने की विशेष प्रकृति होती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि शैशवावस्था में 2 साल के खत्म होते होते व्यक्ति खिलौना नहीं खेलता है और जैसे 2 साल 1 महीने पर पहुंचता है वैसे तुरंत खिलौना उठा करके खेलने लग जाता है। तो ये बात नहीं होगी। तो तो जो मैं बात कह रहा हूँ, सततता वाले जो सिद्धांत के मनोवैज्ञानिक हैं वो भी सेम चीज कह रहे हैं कि विकास क्रमबद्ध तरीके से होता है, धीरे धीरे लक्षणों का बढ़ना और दूसरी अवस्था में पहुंचकर विशेष लक्षणों का अर्जित करना ये पाया जाता है। तो जो सततता होती है, ऐसे मनोवैज्ञानिक क्रमबद्ध रूप से धीरे धीरे क्रमिक विकास पर ध्यान देते हैं और अपनी बात को इस तरह से रखते हैं।
असततता। असततता की बात ये आती है, ये कहते हैं जो विकास की अवस्थाएं होती हैं उनमें परिवर्तन विशेष रूप से होते हैं। बिल्कुल ये तो नहीं कहते कि अचानक से कूद करके होते हैं परिवर्तन एक अवस्था से दूसरे अवस्था में, लेकिन ये यह जरूर कहते हैं कि जो विकास की प्रत्येक अवस्था होती है, इस विकास की प्रत्येक अवस्था में उनके कुछ विशेष लक्षण देखने को मिलते हैं जो कि अन्य अवस्थाओं में देखने को नहीं मिलते हैं। तो इस प्रकार से इनके कहने का मतलब है कि पूर्व बाल्यावस्था में खिलौने से खेलेगा, लेकिन शैशवावस्था में खिलौने से नहीं खेल सकता वो, ये कहने का मतलब है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये कहते हैं कि विकास की प्रत्येक अवस्था में विशेष लक्षण उस विकास की अवस्था में ही परिलक्षित होते हैं। विकास की वह अवस्था बीत जाने के बाद वह विशेष प्रकृति दूसरी अवस्था में परिलक्षित नहीं होती है। यह कहने का मतलब असततता वाले मनोवैज्ञानिक, मतलब ये कहने का इनका यह मतलब है कि विकास की प्रत्येक अवस्था में अचानक से वह विशेष प्रकृति मानव द्वारा, बालक द्वारा अर्जित कर ली जाती है। और सततता वाले यह कहते हैं कि जो ट्रांजिशन पीरियड होती है उसमें दोनों ही अवस्थाओं के जो विशेष प्रकृति होती है वह परिलक्षित होती है। तो इस प्रकार से इन दोनों में मतैक्य नहीं था और इसलिए इसने एक विकास के मुद्दे का रूप ग्रहण किया जिसे हम सततता बनाम असततता की संज्ञा देते हैं। ठीक है, कन्फर्म है। आगे बढ़ते हैं तीसरे मुद्दे पर। कुल 4 मुद्दे हैं, तो जो तीसरा मुद्दा हमारा निकल करके आता है वह है सक्रियता बनाम असक्रियता। सक्रियता बनाम असक्रियता, क्या बोल सकते हैं इसको? एक्टिविटी या हाइपर एक्टिविटी भी बोल सकते हैं। एक्टिविटी वर्सेस डिसएक्टिविटी या पैसिविटी ये भी बोल सकते हैं। इनएक्टिविटी ऐसा कुछ बोल सकते हैं। तो सक्रियता बनाम असक्रियता, आप ये समझ लेंगे कि मुद्दा क्या है आखिर में, तो आप वहां पर अनुमान लगा ले जाएंगे। शब्द कुछ भी लिखे हुए हों, भावनाओं को समझिए और भावनाओं को समझने के बाद में सीटेट का पेपर उठाइए, इस लेक्चर को याद करिए और अपने आराध्य का प्रणाम करके क्वेश्चन करने पर लग जाइए। तो सक्रियता बनाम असक्रियता का मतलब ये होता है कि कुछ चीज़ें एक्टिव रह करके प्रशिक्षण के द्वारा सीखने पर हम यदि ध्यान दें तो ही उसमें आगे जा सकते हैं। अदरवाइज हम कितने भी निपुण हों, लेकिन कोई भी दूसरा यदि है और हमसे ज़्यादा हार्डवर्क करता है उस चीज़ में, प्रैक्टिस करता है उस चीज़ में, तो निश्चित रूप से वह हमसे आगे निकल जाएगा। ठीक है, चाहे आप ये तैयारी कर रहे हों तो भी अपने ऊपर लागू करके आप समझें इस चीज़ को। तो जो सक्रियता बनाम असक्रियता की बात आती है, इसमें कुछ मनोवैज्ञानिक ये कहते हैं कि हम यदि सक्रिय रहें तो हम चीज़ों को जल्दी सीख लेते हैं, और यदि असक्रिय रहें तो हम जानती हुई चीज़ों को भी भूल सकने का कारण यह बन सकती है। एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको ये कंफर्म कराना चाहूँगा कि जैसे मान लिया एक लड़की ए है और दूसरी लड़की बी है। इसका दिमाग, बुद्धि के बारे में बताया है मैंने कि वो अधिक से अधिक वंशानुक्रम से प्रभावित होती है। मैंने ह्यूमन का जो वो सीरीज थी वो भी हमने बता दिया था, जिसमें बुद्धि वंशानुक्रम के पार्ट में ज़्यादा परसेंटेज में आती थी और वातावरण से कम प्रभावित होती थी। तो ए जो है ये वंशानुक्रम से इसकी बुद्धि काफ़ी अच्छी है, और जो बी है वह उसके सीखने की गति ए की तुलना में कम है। ठीक है, दोनों का एक क्लास में एडमिशन करवाया जाता है। मान लीजिए 5th क्लास में एडमिशन करवाया गया उनका। अब जो बी है ये पढ़ना चाहती थी उस क्लास में मन से, और ए
जिसकी बुद्धि तो तेज थी, लेकिन वह मन से उसमें एडमिशन कराना नहीं चाहती थी और वह पढ़ना नहीं चाहती थी सही से। अब चूंकि इसकी बुद्धि तेज है तो क्लास में एंटर होने के बाद में कुछ 15-20 दिनों के बाद एक टेस्ट आयोजित किया जाता है। उस टेस्ट में यह परिणाम देखा जाता है कि इन दोनों में से किसके मार्क्स अच्छे हैं, कौन अच्छा अंक अर्जित करता है। क्योंकि 15-20 दिनों में कुछ विशेष निर्णय हो नहीं पाया और कुछ पढ़ाई इतनी अच्छी नहीं हो पाई, जिसके आधार पर पहले जो टेस्ट लिया गया उसमें ए, चूंकि उसकी बुद्धि तेज थी तो उसको चीज़ें आती थी, भले ही उसका मन ना लग रहा हो। तो स्टार्टिंग में जब लिया गया तो ए इसके अधिक अंक आए, बहुत ही अच्छे आए, और बी के अपेक्षाकृत उससे कम अंक आए, ठीक है। लेकिन उसके बाद पढ़ाई होना स्टार्ट की। क्योंकि इसकी बुद्धि तेज है फिर भी इसने पढ़ने में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया और इधर उधर की चीज़ों में अपना मन लगाती रही। लेक्चर सुना लेकिन उसका मन नहीं था, वह सक्रिय रूप से भागीदार क्लास वर्क में नहीं हो रही थी। जबकि बी में पढ़ने की इतनी ज़्यादा लगन थी कि वह सभी चीज़ों को समुचित रूप से समझना चाह रही थी और साथ ही साथ उनके इम्प्लीकेशंस, उनके किस प्रकार से प्रयोग होंगे, इन सभी चीज़ों को समझकर, तैयार कर और अच्छे अंक अर्जित करने के लिए प्रयत्नशील थी। थोड़े दिनों के बाद, लगभग 2 महीनों के बाद एक टेस्ट और आयोजित किया जाता है और उस टेस्ट की स्थिति हम यह देखते हैं कि जो ये बी होती है इसकी अपेक्षा वंशानुक्रम रूप से कम बुद्धि होते हुए भी यह बहुत ही अच्छे मार्क्स अर्जित करती है, नंबर पाती है, और ए जो कि वंशानुक्रम से बुद्धि में अधिक तीव्र है, बी से पीछे रह जाती है। क्या इसका कारण? परिपक्वता तो इसके पास अधिक थी लेकिन सक्रियता नहीं थी। तो ए असक्रिय थी उस क्लास के प्रति और बी सक्रिय थी उस क्लास के प्रति। तो इसलिए परिपक्वता तभी काम करती है जब प्रशिक्षण पर ध्यान दिया जाए, चीज़ों को पढ़ने में, समझने में और उनका अभ्यास करने में ध्यान दिया जाए। तो कहीं कहीं वंशानुक्रम रूप से प्रबल होते हुए भी सक्रिय न होने से हम पीछे हो जाते हैं। तो इसलिए यह वातावरण का प्रभाव, प्रशिक्षण का प्रभाव हमारे विकास पर अभिन्न रूप से पड़ता है। तो सक्रियता बनाम असक्रियता में सिर्फ इतना समझाने का प्रयास किया जाता था कि परिपक्व होते हैं लेकिन सक्रियता, सीखने की लगन, यह ज़्यादा प्रभाव डालती है हमारे विकास में, और यही सक्रियता बनाम असक्रियता का मुद्दा है। अगले जो चौथे मुद्दे की बात आती है उसमें हम पढ़ते हैं सार्वभौमिकता बनाम विशिष्ट संदर्भ। मतलब यूनिवर्सल से लिया जाता है वर्सेस स्पेसिफिक रेफरेंस। तो चौथा है सार्वभौमिकता बनाम विशिष्ट संदर्भ। इसमें कुछ मनोवैज्ञानिकों ने समाज एवं संस्कृति का विकास के चरणों पर प्रभाव इस रूप में मतैक्य नहीं था। कुछ मनोवैज्ञानिक कहते थे कि कोई भी बालक हो, वो किसी भी समाज में हो, किसी भी संस्कृति में हो, लेकिन जो विकास होने का क्रम होता है और विकास होने के चरण होते हैं वह सभी में समान रूप से होते हैं, किसी भी परिवेश में पले बढ़े होने के बावजूद। लेकिन जब भी हम विकास की बात करते हैं तो फिर इसका यह मतलब होता है कि विकास सिर्फ एक पक्षीय नहीं, यानी हम सिर्फ शारीरिक पक्ष की बात नहीं कर रहे हैं, हम शारीरिक, मानसिक, सांवेगिक और सामाजिक रूप से सभी की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो सार्वभौमिकता की बात आती है
प्रत्येक संस्कृति में, प्रत्येक समाज में, प्रत्येक परिवेश में विकास के चरण एक ही प्रकार से होते हैं। यह शारीरिक संदर्भ में तो कहा जा सकता है कि सबसे पहले वह किसी भी परिवेश में हो, किसी भी संस्कृति में हो, किसी भी समाज में हो, लेकिन सबसे पहले उसमें शैशवावस्था होगी, वो लेटा रहेगा, सर उठाएगा, फिर बैठेगा, उठेगा, फिर चलेगा, इस प्रकार से चीज़ें होंगी। वह किसी भी परिवेश में हो, आदिवासी जनजाति में हो, अमीर तबके से हो, गरीब तबके से हो, मलिन बस्तियों में हो, कहीं भी हो, इस प्रकार की शारीरिक क्रियाएं तो होंगी। परंतु क्या हम यह कह सकते हैं कि मानसिक, सांवेगिक और सामाजिक संरचना में जो सार्वभौमिकता है विकास के चरणों में, वह सभी परिवेश में समान रहेगी? ऐसा नहीं कह सकते। तो कुछ एक मनोवैज्ञानिकों ने इनका विरोध किया और कहा नहीं, विशिष्ट संदर्भ का भी प्रभाव पड़ता है। किसी विशिष्ट संस्कृति, किसी विशिष्ट समाज और विशिष्ट परिवेश का उसके विकास पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है और उसके चरण अलग अलग विकास के हो जाते हैं समाज और संस्कृति के प्रभाव में आने से। तो विकास के चरण एक समान नहीं होते हैं, अलग अलग संस्कृतियों, समाज में। यह विशिष्ट संदर्भ में आने वाले लोगों, मनोवैज्ञानिकों का कथन है। और इनका कथन है कि कोई भी परिवेश हो, कोई भी समाज हो, कोई भी संस्कृति हो, विकास के जो चरण होंगे, एक के बाद एक किस चीज़ का विकास होगा, वह सभी में समान प्रकार से होंगे। और इस प्रकार से इन दोनों में मतभेद हुआ और बाद में यह चीज़ माना गया कि शारीरिक विकास या कुछ अन्य पक्षों की अगर बात कर लें इन चारों के अलावा, तो उसमें सार्वभौमिकता बनी रहती है। भारतीय बाल विकास के अनुसार, भारतीय बाल विकास कोई अलग से नहीं आया है। भारत में रहने वाले लोगों की मान्यता अनुसार जो चीज़ें एक्सेप्ट करी गई हैं, उसको मैं यहाँ पे भारतीय बाल विकास बोल दे रहा हूँ। तो सार्वभौमिकता, कुछ लोग कह रहे हैं कि कुछ अन्य पक्ष भी सेम चरणों में होते हैं, चाहे वो कोई भी समाज संस्कृति से हो। और शारीरिक पक्ष के बारे में अगर बात करें तो इसमें चरणबद्धता वही होती है जो कि किसी भी परिवेश में हो। तो इस प्रकार से हमारी बात सार्वभौमिकता बनाम विशिष्ट संदर्भ के रूप में स्पष्ट हो जाती है। तो इस प्रकार से ये चार मुद्दे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जिनमें से ये नेचर वर्सेस नर्चर, ये तो बहुत पूछा जाता है। एक एग्जांपल इसका और दे देते हैं। दो जुड़वा बच्चे थे, उनमें से जब सभी दोनों 2 साल के हो जाते हैं तो उनकी माता जी का स्वर्गवास हो जाता है। तो उनमें से एक बच्चे को किसी रिलेशन में साउथ भेज दिया जाता है, वो उत्तर भारत के होते हैं। उनमें से एक को साउथ भेज दिया जाता है और एक वहीं अपने पिता के पास रहता है। कुछ सालों के बाद जब दोनों बच्चे काफ़ी बड़े हो जाते हैं तो उनमें से जो साउथ में रहने वाला होता है वह अपने पिता से मिलने के लिए आता है और उसको देख करके उसके पिता बहुत ही आश्चर्यचकित होते हैं, क्योंकि वह रंग रूप, फिजिक, बॉडी फिजिक, भाषा, संस्कृति, इन सभी चीज़ों में भिन्न होता है अपने दूसरे भाई, जो जुड़वा भाई उसका दूसरा था, उससे भिन्न होता है। बनावट सेम होती है थोड़ी बहुत, लेकिन जो रंग होता है, भाषा होता है, संस्कृति होती है, चाल ढाल होती है, वह सभी भिन्न हो चुकी होती है अपने दूसरे जुड़वा भाई से। यह प्रभाव किसका पड़ा है? पोषण का, यानी वातावरण का। लेकिन कुछ फिजिक जो बनावट सेम होती है, वह किसका प्रभाव पड़ा है? प्रकृति, यानी वंशानुक्रम का। इसलिए दोनों का जो संपूर्ण योग होगा वही प्रकृति बनाम पोषण है, वही विकास में सहयोगी होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये बातें स्पष्ट कर दी जा रही हैं। प्रकृति बनाम पोषण, सततता बनाम असततता, सक्रियता बनाम असक्रियता और सार्वभौमिकता बनाम विशिष्ट संदर्भ। ये चैप्टर यहाँ पर ऑफ होता है। अगले चैप्टर में हम लोग वंशानुक्रम एवं वातावरण और इन मुद्दे से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं उनको परफॉर्म करेंगे। इस व्याख्या को अच्छे से सुनिए। इसके पहले वंशानुक्रम, वातावरण, वृद्धि विकास, सभी प्रकार के चैप्टर जो 2-3 हैं, हम सीरियल वाइज चल रहे हैं। सीरियल वाइज क्वेश्चन कराते हुए और सीरियल वाइज सिलेबस वाइज हम चैप्टर्स पढ़ाते हुए, ये दोनों व्याख्या करते हुए हम सीरियल वाइज चल रहे हैं, क्रमबद्ध रूप से चल रहे हैं। तो पिछली वीडियो आप जरूर जाएं हमारे प्लेलिस्ट में, उसको उठा करके देखें, फिर उसके बाद क्वेश्चन करें। निश्चित रूप से आप संतुष्ट होंगे उससे। और वीडियो अगर अच्छी लगती हो, पढ़ने में आपको समझ में आता हो,
तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर का क्लिक करें, ज़रूर से ज़रूर क्लिक करें और हमें समर्थन इसी प्रकार देते रहें। तो तब तक इन बातों को रिवाइज करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।